जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 31 सुनाने जा रही हूँ। सवेरे मिस्टर गजनवी ने अमर को अपनी मोटर पर गांव में पहुंचा दिया। अमर के गर्व और आनंद का पारावार न था। अफसरों की सोहबत ने उसकी अफसरी की शान पैदा कर दी थी। हकीम परगना तुम्हारी हालत जांच करने आ रहे हैं। खबरदार कोई उनके सामने झूठ बयान न दे। जो कुछ वह पूछें उसका ठीक ठीक जवाब देना। न अपनी दशा को छुपाओ न बढ़ाकर बताओ। हकीकत सच्ची होनी चाहिए। मिस्टर सलीम बड़े नेक और गरीब दोस्त आदमी हैं। हकीकत में देर जरूर लगेगी, लेकिन राज्य व्यवस्था में देर लगती ही है। इतना बड़ा इलाका है, महीनों घूमते लग जाएंगे। तब तक तुम लोग खरीफ का काम शुरू कर दो। रुपए 8 आने छूट का मैं जिम्मा लेता हूँ। सब्र का फल मीठा होता है, समझ लो। स्वामी आत्मानंद को भी अब विश्वास हो गया। उन्होंने देखा अकेला ही सारा यश लिए जा रहा है। मेरे पल्ले अपयश के सिवा और कुछ नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने एक जलसे से दोनों एक ही मंच से बोले। स्वामी जी झुके। अमर ने कुछ हाथ बढ़ाया, फिर दोनों में सहयोग हो गया। इधर आषाढ़ की वर्षा शुरू हुई, उधर सलीम हकीकत करने आ पहुंचा। 2-4 गांव में असामियों के बयान लिखे थे, लेकिन एक ही सप्ताह में उब गया। पहाड़ी डाक बंगले में भूत की तरह अकेले पड़े रहना उसके लिए कठिन तपस्या थी। एक दिन बीमारी का बहाना करके भाग खड़ा हुआ और 1 महीने तक टाल मटोल करता रहा। आखिर जब ऊपर से डांट पड़ी और गजनवी ने सख्त ताकीद को, तो फिर चला गया। उस वक्त सावन की झड़ी लग गई थी। नदी नाले भर गए थे और कुछ ठंडक भी आ गई थी। पहाड़ियों पर हरियाली छा गई थी। मोर बोलने लगे थे। प्राकृतिक शोभा ने देहातों को चमका दिया था। कई दिन के बाद आज बादल खुले हुए थे। महंत जी ने सरकारी फैसले के आगे तक रुपए में 4 आने की छूट की घोषणा कर दी थी। कारिंदे बकाया वसूल करने फिर चेष्टा करने लगे थे। 2-4 असामियों के साथ उन्होंने सख्ती की थी। इस नई समस्या पर विचार करने के लिए आज गंगा तट पर एक विराट सभा हो रही थी। भोला चौधरी सभापति बन गए और स्वामी आत्मानंद का भाषण हो रहा था। सज्जनों, तुम लोगों में ऐसे बहुत कम हैं जिन्होंने आधा लगान न दे दिया हो। अभी तक तो आधे की चिंता थी, अब केवल आधे के आधा की चिंता है। तुम लोग खुशी से 2 आने और दे दो। सरकार महंत जी की मालगुजारी में कुछ न कुछ छूट अवश्य करेगी। अब की 6 आने छूट पर संतुष्ट हो जाओ। आगे की फसल में अगर अनाज का भाव यही रहा तो हमें आशा है कि 8 आने की छूट मिल जाएगी। यह मेरा प्रस्ताव है, आप लोग इस पर विचार करें। मेरे मित्र अमरकांत की भी यही राय है। अगर आप लोग कोई और प्रस्ताव करना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करने के लिए भी तैयार हैं। इसी वक्त डाकिये ने सभा में आकर अमरकांत के हाथ में एक लिफाफा रख दिया। पत्ते की लिखावट ने बता दिया कि नैना का पत्र है। पढ़ते ही जैसे उस पर नशा छा गया, मुख पर ऐसा तेज आ गया जैसे अग्नि में आहुति पड़ गई हो। गर्व भरी आंखों से इधर उधर देखा, मन के भाव जैसे छलांगे मारने लगे। सुखदा की गिरफ्तारी और जेल यात्रा का वृत्तांत था। वह जेल गई और वह यहाँ पड़ा हुआ है, उसे बाहर रहने का क्या अधिकार है। वह कोमलांगी जेल में है, जो कड़ी दृष्टि भी न सह सकती थी, जिसे रेशमी वस्त्र भी चुभते थे, मखमली गद्दे भी गड़ते थे। वह जेल की यातना सह रही है। वह आदर्श नारी, वह देश की लाज रखने वाली, वह कुल लक्ष्मी आज जेल में है। अमर के हृदय का सारा रक्त सुखदा के चरणों पर गिरकर बह जाने के लिए मचल उठा। सुखदा सुखद, चारों ओर वही मूर्ति थी, संध्या की लालिमा से रंजित, गंगा की लहरों पर बैठी हुई कौन चली जा रही है। सुखदा ऊपर असीम आकाश में कोसरिया साड़ी पहने कौन उठी जा रही है। सुखदा सामने की श्याम वर्तमाला में गोधूल का हार गले में डाले खड़ी है।
सुखदा अमर विक्षिप्तों की भांति कई कदम आगे दौड़ा, मानो उसकी पद रजक मस्तक पर लगा लेना चाहता हूँ। सभा में कौन क्या बोला इसकी उसे खबर नहीं, वह खुद क्या बोला इसकी भी उसे खबर नहीं। जब लोग अपने अपने गांव को लौटे तो चंद्रमा का प्रकाश फैल गया था। अमरकांत का अंतःकरण कृतज्ञता से परिपूर्ण था, जैसे अपने ऊपर किसी की रक्षा का साया उसे ज्योत्सना की भांति फैला हुआ जान पड़ा। उसे प्रतीत हुआ जैसे उसके जीवन में कोई विधान है, कोई आदेश है और कोई आशीर्वाद है, कोई सत्य है और वह पग पग उसे संभालता है, बचाता है। एक महान इच्छा, एक महान चेतना के संसर्ग का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। सहसा मुन्नी ने पुकारा, लाला आज तो तुमने आग ही लगा दी। अमर ने चौंक कर कहा, मैंने क्या किया? तब उसे अपने भाषण का एक एक शब्द याद आ गया। उससे मुन्नी का हाथ पकड़कर कहा, हाँ मुन्नी, अब हमें वही करना पड़ेगा जो मैंने कहा था। जब तक हम लगान देना बंद न करेंगे सरकार यूं ही टालती रहेगी। मुन्नी सशंक होकर बोली, आग में कूद रहे हो और क्या? अमर ने ठट्ठा मारकर कहा, आग में कूदने से स्वर्ग मिलेगा, दूसरा मार्ग नहीं। मुन्नी चकित होकर उसका मुंह देखने लगी। इस कथन में हंसने का क्या प्रयोजन वह समझ न सकी। सलीम यहाँ से कोई 7-8 मील पर डाक बंगले में पड़ा हुआ था। हल्के के थानेदार ने रात ही को उसे इस सभा की खबर दी और अमरकांत का भाषण भी पढ़ सुनाया। उसे इन सभाओं की रिपोर्ट करते रहने की ताकीद दी गई थी। सलीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी एक दिन पहले अमर उससे मिला था और यद्यपि उसने महंत की इस नई कार्रवाई का विरोध किया था, पर उसके विरोध में केवल खेद था, क्रोध का नाम भी न था। आज एकाएक यह परिवर्तन कैसे हो गया? उसने थानेदार से पूछा, महंत जी की तरफ से कोई खास ज्यादती तो नहीं हुई? थानेदार ने जैसे इस शंका को जड़ से काटने के लिए तत्पर होकर कहा, बिल्कुल नहीं हुजूर। उन्होंने तो सख्त ताकीद दी है कि असामियों पर किसी किस्म का जुल्म न किया जाए। बेचारे ने अपनी तरफ से 4 आने की छूट दे ही दी। गाली गुप्ता तो मामूली बात है। जलसे पर इस तकरीर का क्या असर हुआ हुजूर, यही समझ लीजिए। मैंने पुलाव में आग लगा जाए, महंत जी के इलाके में बड़ी मुश्किल से लगान वसूल होगा। सलीम ने आकाश की तरफ देखकर पूछा, आप इस वक्त मेरे साथ सदर चलने को तैयार हैं? थानेदार को क्या उज्र हो सकता था। सलीम के जी में एक बार आया कि जरा अमर से मिले, लेकिन फिर सोचा अमर उसके समझाने से मानने वाला होता तो यह आग ही क्यों लगता। सहसा थानेदार ने पूछा, हुजूर से तो इनकी जान पहचान है। सलीम ने चिढ़कर कहा, यह आपसे किसने कहा? मेरी सैकड़ों से जान पहचान है, तो फिर अगर मेरा लड़का भी कानून के खिलाफ काम करे तो मुझे उसकी तंबीह करनी ही पड़ेगी। थानेदार ने खुशावत की, मेरा यह मतलब नहीं हुजूर। हुजूर से जान पहचान होने पर भी उन्होंने हुजूर को बदनाम करने में तामुल न किया, मेरी यही मंशा थी। सलीम ने कुछ जवाब तो न दिया, पर उस मामले का नया पहलू था। अमर को उसके इलाके में यह तूफान न उठाना चाहिए था। आखिर अफसरान यही तो समझेंगे कि यह नया आदमी है, अपने इलाके पर इसका रोब नहीं है। बादल फिर घिर आता था, रास्ता भी खराब था। उस पर अंधेरी रात, नदियों का उतार, मगर उसका गजनबी से मिलना जरूरी था। कोई तजबेकार अफसर इस कदर बदहवास न होता, पर सलीम नया आदमी था। दोनों आदमी रात भर की हैरानी के बाद सवेरे सदर पहुंचे। आज मियां सलीम को आटे दाल का भाव मालूम हुआ। यहाँ केवल हुकूमत नहीं है, हैरानी और जोखिम भी है। इसका अनुभव हुआ जब पानी का झोंका आता है, जो कोई नाला सामने आ पड़ता तो वह इस्तीफा देने को ठान लेता। यह नौकरी है या बला, मजे से जिंदगी गुजरती थी। यहाँ कुत्ते खसी में आ फंसा, लानत है ऐसी नौकरी पर। कहीं मोटर गड्ढा में जा पड़े तो हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। नई मोटर चौपट हो जाएगी।
बंगले में पहुंचकर उसने कपड़े बदले, नाश्ता किया और 8 बजे गजनवी के पास पहुंचा। थानेदार कोतवाली में ठहरा हुआ था। उसी वक्त वह भी हाजिर हुआ। गजनवी ने वृत्तांत सुनकर कहा, अमरकांत, कुछ दीवाना तो नहीं हो गया है? बातचीत से बड़ा शरीफ मालूम होता है, मगर लीडरी भी मुसीबत है। बेचारा कैसे नाम पैदा करे, शायद हजरत समझे होंगे। यह लोग तो दोस्त हो ही गए हैं, अब क्या फिर? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का? और जिलों में भी तो शोरिश और मुमकिन है। वहां से ताकीद हुई, सूझी है इन सभी को दूर की, और यह हक यह है कि किसानों की हालत नाजुक है। जो भी बेचारों का पेट नहीं भरता, दाना दाना नहीं मिलता। अब तो जिसे और भी सस्ती हो गई, पूरा लगान आधे की भी गुंजाइश नहीं है। मगर सरकार का इंतजाम तो होना ही चाहिए। हुकूमत में कुछ न कुछ खौफ और रोब का होना भी जरूरी है, नहीं उनकी सुनेगा कौन? किसानों का यह यकीन हो जाए कि आधा लगान देकर उनकी जान बच सकती है, तो कल वह चौथाई पर लड़ेंगे और परसों पूरी माफ करने की मुतालबा करेंगे। मैं तो समझता हूँ आप जाकर लाला अमरकांत को गिरफ्तार कर लें। एक बार कुछ हलचल मचेगा, मुमकिन है 2-4 गांव में फसाद भी होगा, मगर खुलेआम फसाद को रोकना उतना मुश्किल नहीं जितना इस हवा को। मवाद जब कूड़े की सूरत में आ जाती है तो उसे चीर कर निकाल दिया जा सकता है, लेकिन वही दिल दिमाग की तरफ चला जाए तो जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। आप अपने साथ सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी ले लें और अमर को दगा 124 में गिरफ्तार कर लें। उस स्वामी को भी ले लीजिएगा दारोगा जी, आप जाकर साहब बहादुर से कहिए तैयार रहे। सलीम ने व्यथित कंठ से कहा, मैं जानता हूँ कि यहाँ आते ही आते इस जवाब में जान फंसेगी, तो किसी और जिले की कोशिश करता हूँ। क्या अब मेरा तबादला नहीं हो सकता? थानेदार ने पूछा। हुजूर कोई खत नहीं देंगे? गजनवी ने डांट बताई, खत की जरूरत नहीं है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? थानेदार सलाम करके चला गया तो सलीम ने कहा, आपने इसे बुरी तरह डांटा, बेचारा रुआसा हो गया, आदमी अच्छा है। गजनवी ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, बहुत अच्छा आदमी है, रसद खूब पहुंचाता होगा, मगर रियायत उसे उसकी 10 गुनी वसूल करता है। जहाँ किसी मातहत ने जरूरत से ज्यादा खिदमत और खुशामद की, मैं समझता हूँ कि यह झटा हुआ गुर्गा है। आपकी लियाकत का यह हाल है कि इलाके में सदा की वारदातें होती हैं, एक का भी पता नहीं चलता। इसे झूठी शहादतें बनाना नहीं आता, बस खुशामद की रोटियां खाता है। अगर सरकार पुलिस का सुधार कर सके तो स्वराज्य की मांग 50 साल के लिए टल सकती है। आज कोई शरीफ आदमी पुलिस से सरोकार नहीं रखना चाहता। थानेदार को बदमाशों का अड्डा समझकर उधर से मुंह फेर लेता है। यह सींगा इस राज का कलंक है। अगर आपको दोस्त को गिरफ्तार करने में तकलीफ है तो मैं डीएम साहब, एसपी साहब को ही भेज दूं। उन्हें गिरफ्तार करना फर्ज हो गया है। अगर आप यह नहीं चाहते कि उनकी जिल्लत हो तो आप जाइए, अपनी दोस्ती का हक अदा करने के लिए जाइए। मैं जानता हूँ आपको सदमा हो रहा है, मुझे खुद रंज है। उस थोड़ी देर की मुलाकात में ही मेरे दिल पर उनका सिक्का जम गया। मैं उनके नेक इरादों की कद्र करता हूँ, लेकिन हम और वह 2 कैंपों में हैं। स्वराज्य हम भी चाहते हैं, मगर इनकलाब के सिवा हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है जो सरकार के आदमी का आधा हजम कर जाए? फौज का खर्च आधा कर दिया जाए तो किसानों की लगान बड़ी आसानी से आधा हो सकता है। मुझे अगर स्वराज्य से कोई खौफ हो तो मुसलमानों की हालत कहीं और खराब न हो जाए। गलत तवारीखें पढ़ पढ़कर दोनों फिरके एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। मुमकिन नहीं कि हिंदू मौका पाकर मुसलमानों से फर्जी अदावतों का बदला न ले, लेकिन इस ख्याल से तसल्ली होती है कि इस 20वीं सदी में हिंदुओं जैसी पढ़ी लिखी जमावत मजहबी गिरोहबंदी की पनाह नहीं ले सकती।
मजहब का दौर खत्म हो रहा है, बल्कि यूँ कहो कि खत्म हो गया है। सिर्फ हिंदुस्तान में उसे कुछ न कुछ जान बाकी है। यह तो दौलत का जमाना है। अब कौम में अमीर और गरीब जायदाद वाले मर भूखे अपनी अपनी जमावतें बनाएंगे। उसमें कहीं ज्यादा कुरेजी होगी, कहीं ज्यादा तंग दिली होगी। आखिर 1-2 सदी के बाद दुनिया में एक सल्तनत हो जाएगी। सबका एक कानून, एक निजाम होगा। कौम के खादिम कौम पर हुकूमत करेंगे। मजहब शख्सी चीज नहीं है। न कोई राजा होगा, न कोई प्रजा होगा। फोन की घंटी बजी। गजनवी ने चोंगा कान से लगाया। मिस्टर सलीम, कब चलेंगे? गजनवी ने पूछा। आप कब तैयार होंगे? मैं तो तैयार हूँ। तो 1 घंटे में आ जाइए। सलीम ने लंबी सांस खींचकर कहा। तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बेशक मैं आपके और अपने दोस्त को पुलिस के हाथ में नहीं देना चाहता। किसी हाल में अमर को यहीं बुला क्यों नहीं लिया जाए? इस वक्त नहीं आएंगे। सलीम ने सोचा, अपने शहर में जब यह खबर पहुंचेगी कि मैंने अमर को गिरफ्तार किया तो मुझ पर कितनी जूते पड़ेंगे। शांति कुमार तो नोच ही खाएंगे और सकीना तो शायद मेरा मुंह देखना भी पसंद न करे। इस ख्याल से वह कांप उठा। सोने की हंसिया न उगलते बनती थी, न निगलते बनती थी। उसने उठकर कहा, आप डीएसपी को भेज दें, मैं नहीं जाना चाहता। गजनवी ने गंभीर होकर पूछा, आप चाहते कि उन्हें वही हथकड़ियां पहनाकर और कमर में रस्सी डालकर 4 कांस्टेबल के साथ लाया जाए और जब पुलिस उन्हें लेकर चले उसे भीड़ को हटाने के लिए गोलियां चलानी पड़े? सलीम ने घबरा कर कहा, क्या डीएसपी को इन शक्तियों से रोका नहीं जा सकता? अमरकांत आपके दोस्त हैं, डीएसपी के दोस्त नहीं। तो फिर आप डीएसपी को मेरे साथ न भेजें। आप अमर को यहाँ ला सकते हैं, दगा करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, आप जाइए, मैं डीएसपी को मना कर देता हूँ। मैं वहाँ कुछ कहूँगा ही नहीं। इसका आपको अख्तियार है। सलीम अपने डेरे पर लौटा तो ऐसा रंजीदा था गोया अपना कोई अजीज मर गया हो। आते ही आते सकीना, शांति कुमार, लाला, समरकांत, नैना सबों को एक एक खत लिखकर अपनी मजबूरी और दुख प्रकट किया। सकीना को उसने लिखा, मेरे दिल पर इस वक्त जो गुजर रही है वह तुमसे मैं बयान नहीं कर सकता। शायद अपने जिगर पर खंजर चलाते हुए भी मुझे इससे ज्यादा दर्द न होता। जिसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई उसी को आज मैं इन जालिम हाथों से गिरफ्तार करने जा रहा हूँ। सकीना, खुदा के लिए मुझे कमीना, बेदर्द और खुदगर्ज न समझो। खून के आंसू रो रहा हूँ, जिसे अपने आंचल से पूछ दो। मुझ पर अमर के इतने एहसान हैं कि मैं उसके पसीने की जगह अपना खून बहाना चाहिए था, और मैं खून का मजा ले रहा हूँ। मेरे गले में शिकारी का खौफ है और इसके इशारे पर वह सब कुछ करने को मजबूर हूँ जो मुझे न करना चाहिए। मुझ पर रहम करो सकीना, मैं बदनसीब हूँ। खान सामने आकर कहा, हुजूर खाना तैयार है। सलीम ने सिर झुकाए हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। खानसामा पूछता है, हुजूर की तबीयत कैसी है? मेज पर कई लिखे खत देखकर डर रहा था कि घर से कोई बुरी खबर तो नहीं आई। सलीम ने सिर उठाया और हसरत भरे स्वर में बोला, उस दिन वह मेरे एक दोस्त नहीं आए थे, वह देहातियों की सूरत बनाए हुए, वह मेरे बचपन के साथी हैं। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। घर के लखपती आदमी हैं, बाप है, बाल बच्चे हैं, इतने लायक हैं कि मुझे उन्होंने पढ़ाया। चाहते तो किसी अच्छे ओहदे पर होते, फिर घर में ही किसी बात की कमी नहीं है, मगर गरीबों का दर्द इतना है कि घर बार छोड़कर यहीं एक गांव में किसानों की खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं को गिरफ्तार करने का मुझे हुक्म हुआ है। खानसामा और समीप आकर जमीन पर बैठ गया। क्या कसूर किया था हुजूर उन बाबू साहब ने? कसूर कोई नहीं है, यही है कि किसानों की मुसीबत उनसे देखी नहीं जाती। हुजूर ने बड़े साहब को समझाया नहीं। मेरे दिल पर इस वक्त जो गुजर रही है वह मैं ही जानता हूँ। हनीफ आदमी नहीं, फरिश्ता है। यह है सरकारी नौकरी, तो हुजूर को जाना पड़ेगा।
हाँ, इसी वक्त इस तरह दोस्ती का हक अदा किया जाता है तो उन बाबू साहब को नजरबंद किया जाएगा हुजूर। खुदा जाने क्या किया जाएगा। ड्राइवर से कहो मोटर लाए, शाम तक लौट आना जरूरी है। जरा देर में मोटर आ गई। सलीम उसमें आकर बैठा तो उसकी आंखें सजल हो गई। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर मिलते हैं।